ओके, लिसन मी केयरफुली नाउ। कल मैंने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन समझाया था। पहले मुझे बताओ, कल मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे ये सारे क्वेश्चन सबके सॉल्व हुए कि नहीं हुए? फटाफट रिस्पॉन्ड करोगे। क्विक क्विक क्विक, सबके क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं हुए? जो मैंने आपको कल क्वेश्चंस दिए थे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं हुए, कि मुझे वो डिस्कशन करने हैं? गाइस, मैंने क्वेश्चन पूछा है, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? डांट खानी है क्या आपको? एम आई ऑडिबल और नॉट? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? चैट क्यों नहीं आ रहे बच्चों के? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, नलायक को आंसर करो। मैंने बोला था कल क्वेश्चंस जो दिए थे वो सॉल्व हुए कि नहीं हुए, कि मैं डिस्कस कर लूं? अरे कोई बच्चा आंसर ही नहीं दे रहा है। आई आस्क यू क्वेश्चन, मैंने बोला कल जो क्वेश्चंस दिए थे, मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे, ये क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं हुए? यस और नो? अब बच्चे कसम है यार, आंसर ही नहीं दे रहे हैं। चलो सेशन बंद करता हूं। ठीक है, अनुष्का तनुष्का का नहीं हुआ, बात समझ में आती है, लेकिन बाकी बच्चों को क्या दिक्कत है? सॉरी सर, मैंने नहीं किया। बाकी बच्चों क्या है? वैभवी, प्रणव रिस्पॉन्स करेंगे। दर्शन, आई डिडंट सॉल्व, ओके। हाउ अबाउट द अदर्स? हितस्वी, डिस्कस 11, ओके। नहीं, 11th वाला तो मैं कराने वाला हूं सॉल्व। दर्शन वाला 8 9 10 किया। मुझे मुझे आई नीड टू अंडरस्टैंड ना। मैं आज ये टॉपिक का आगे बढ़ रहा हूं। कल सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर? और सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। और जो फिर नहीं आ रहे हैं, मैं एनीवे सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ही आपके साथ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना, इट्स नॉट अ बिग डील, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट? तो डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार आप लोग सॉल्व कर लोगे। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा होमवर्क को लेकर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आप लोगों के साथ। आपके बीआरएस के जितने भी मैंने एडिशनल क्वेश्चंस दिए थे, सॉल्व हुए? रिस्पॉन्ड करोगे? एक तो यहाँ पे क्या पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट नहीं हो रहे, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ शुभम शिंदे, क्या बीआरएस के मैंने जो एडिशनल क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व किए हैं? एनपीसी की प्रैक्टिस चल रही है, फालतू बना मत करना, करेक्ट है? एनपीसी को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रेरणा, सर म्यूट किया हुआ है, मैं सबसे बात करना चाहूंगा। नहीं, मैंने किसको अनम्यूट किया? प्रेरणा को अनम्यूट किया ना? किसको अनम्यूट किया हुआ है? यस सर, मुझको ही किया। हाँ, प्रेरणा को अनम्यूट किया है। कैसे क्या चल रहा है पढ़ाई में? अच्छी चल रही है। अच्छी का मतलब क्या? मैं समझने का क्या अच्छी चल रही है उसका मतलब क्या? यस सर, कर रही है प्रैक्टिस। बाकी बच्चों का क्या हालचाल है जरा देखना, सबको डांटना है आज मुझे, पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालना है। रुक जाओ, बहुत दिनों से डाटा नहीं है। अनम्यूट ऑल करता हूं, आपके पास ऑप्शंस आएगा अपने आप को अनम्यूट करने का। अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ फटाफट।
मैंने सबको ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का, अनम्यूट करो अपने आप को फास्ट। रुको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट। करो अनम्यूट करो अपने आप को, सब लोग अनम्यूट करेंगे। सार्थक मुद्रा और 1 by 1 सब लोग अनम्यूट करो अपने आप को। नलायक म्यूट नहीं करना, आयुष चौरडिया अनम्यूट करना है। आपको अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स घर पे, मैं आपको डांटूंगा बेटा। बोलो हाँ जी, रुक जाओ, सबके देखने पड़ेंगे मुझे। हाँ, दिखाई नहीं दे रहे। दर्शना, तुम लोगों के चैट करने के लिए बुलाया है क्या मैंने, कि डांट खाने के लिए बुलाया है? चैट कर ये नहीं वो ऐसे नहीं बोलता है। गुड इवनिंग सर। हाँ लेकिन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं बच्चे? सर हम सब अच्छे, आप कैसे हो? सब अपने चेहरे तो दिखाओ। नको सर। अच्छा क्यों रे? नको सर। तो कैसा लगा? सब लोग अपना वीडियो भी म्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे, ऑडियो भी अनम्यूट करेंगे। करो अनम्यूट। ये प्रणव सत्कार। हाँ हाउ आर यू? सब बच्चे छोटे से बड़े बड़े हो गए ऐसा लग रहा है। 2-4 महीने के डिफरेंस, बहुत बड़े बड़े बच्चे लग रहे हैं। ओके दर्शना, वेरी गुड। सबको डांटना है आज, फटाफट आ जाओ। अच्छा ये दर्शना के साथ कौन है? यशिता। अच्छा यशिता है, ओके। साक्षी कहाँ चली गई? आयुष झंडूबाम कहाँ गया? ओके मैं जरा मेरे वीडियो को कहाँ से दर्शु पाऊस आवणार है, नीचे आओ। पाउस आवणार है, नीचे आओ, ये कौन बोल रहा है? अच्छा ये लोग टेरेस पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ सर। टेरेस पे कोई पढ़ाई करता है क्या? सर हम घर में नहीं होती घर पे। सर घर में, सर शिरूर में रेंज ही नहीं है। सर कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, ऊपर टेरेस पे सब बाहर का देख रहे हैं सर। चलो गुड, वेरी गुड। ये बाकी बच्चे इतना शर्मा क्यों रहे हैं कि वो अपना वीडियो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं? आकाश अग्रवाल, हाँ आयुष चौरडिया, ऐसा लग रहा है लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, नजर लग जाएगी उसको, ऐसा लग रहा है। शुभम सिंधे, ये प्रणव सत्कार तो गजब इंसान है। वैभवी वाडकर, अनुष्का तनुष्का, मुझे लग रहा है अनम्यूट हुआ नहीं, बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही है। अनम्यूट ऑल किया अभी सबका हुआ। अच्छा साक्षी, अच्छा ये रोती थी, वो साक्षी थी ना? हाँ सर। साक्षी रोती थी ना? अभी रोती है? साक्षी रोती थी। ओके चुप रहे, थारो मत गई है। मैं नहीं रहूं बट। सार्थक मुंदड़ा, फिर आकाश अग्रवाल, अनम्यूट कर भाई। प्रणव सत्कार, ये प्रणव सत्कार तो पता नहीं लड़कियों की तरह शर्माता है। वैभवी वाडकर, क्या प्रॉब्लम आ रही है कुछ? मुझे लग रहा है बच्चे अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। आयुष लेफ्ट दिख रहा है। आयुष लेफ्ट, बाप रे। यस सर। हाँ सर आयुष लेफ्ट। विल स्टार्ट वीडियो लेटर, वैभवी वाडकर ने बोला। आयुष क्यों भाग गया? शर्मा गया? चलो गाइस बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? दर्शना, हितेश्वी, अच्छी चल रही है सर। क्या अच्छी कोई डेफिनेशन होगी ना? ये कौन था? शुभम शिंदे भाई अनम्यूट करो अपने आप को भाई।
हाँ प्रेरणा बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या चल रही है सर? मैथ्स कर रहे हो? हाँ इको कर रहे हो? हाँ लॉ? कितने आवर्स की पढ़ाई करते हैं? साक्षी तो ऐसा लग रहा है नींद में से उठी है। हाँ सर सही पकड़े। सर ये सोने का ही टाइम होता है ना सर, 5:30 को 5:30 सब कौन लोग सोता उठ है? जाता है। 5:30 कोई सोता है क्या शाम को? हाँ सर सोती हूँ मैं। इसकी कैसे चल रही है पढ़ाई? सही चल रही है सर। अच्छा गुड। यार बच्चों से बातचीत कर रही थी, इतना ध्यान रखना बेटा। अभी मुझे नहीं लग रहा है दूर दूर तक हमारे बहुत साल होने का कोई स्कोप भी दिख रहा है। ये मंथ तो कोई भी स्कोप नहीं है अपने पास अवेलेबल, लेकिन स्टिल कंसीडरिंग दिस आप सभी लोगों को अपनी सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें ताकि आप लोग के प्रेशर कम हो। तो वो प्रेशर में भी आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे। हम लोग थर्सडे को अकाउंट्स की टेस्ट कंडक्ट करेंगे। मैं बाकी रिस्पेक्टिव सर कंसाइनमेंट में थोड़ी कंफ्यूजन है। इसमें कंसाइनमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। डोंट वरी। कंसाइनमेंट में जितना मैंने कराया उतना है ना, वो पूरा टॉपिक का पूरा रिवाइज करूंगा, वापस पूरा समझाऊंगा और जो रिमेनिंग क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन एटलीस्ट जितना मैंने कराया है उतना तो अपने आप कर सकते हो ना। करेक्ट है, जितना मैंने कराया उतना तो कर सकते हो आप लोग अपने आप। तो बाकी जितना भी होगा वो सबका मैं रिवीजन पूरा थरो लूंगा। अभी हमारा टारगेट क्या है ना कि हमें एक सर्टेन पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले पोर्शन कंप्लीट का टारगेट लेते हैं। लेकिन मीनवाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उसको भूल जाए। और खास करके मुझे मैथ्स की टेंशन ज्यादा है, तो मैं विनीत सर को बोल के आपका किस तरह से टेस्ट सीरीज चालू करवा सकते हैं। तो अकाउंट्स का थर्सडे को टेस्ट होगा, करेक्ट है? तो आपको 40 मार्क्स का टेस्ट होगा, उसमें 3 टॉपिक कवर करूंगा। कंसाइनमेंट है, बीआरएस है, आपका नॉट फॉर प्रॉफिट, टॉपिक कवर हो जाएंगे। जैसे सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल जैसे हो जाएगा ना, वैसे उसको भी डालूंगा। तो मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हुए चलूंगा। तो थर्सडे को यू गेट रेडी फॉर अकाउंट्स का टेस्ट। सैटरडे संडे मैं आपकी मैथ्स की और की टेस्ट करवाऊंगा जो एमसीक्यूज बेस्ड है। मैं अब्बर सर को और विजय सर से बातचीत करके ये भी स्टार्ट करवा देता हूँ। एंड लॉ में लिखना होता है, लॉ इज नॉट मेंट फॉर रीडिंग, लॉ इज मेंट फॉर राइटिंग। अगर आपने ये गलत अजम्पशन ले लिया ना कि लॉ पढ़ने के लिए है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा आपको। एंड अगर आप बराबर से अच्छी तरह से लिखोगे, तो लास्ट टाइम लॉ में हाईएस्ट था, मुझे लगता है 82 हाईएस्ट था लॉ में। अगर आप अच्छी तरह से लिखोगे तो लॉ में भी 85, 90, 95 मार्क्स आ सकते हैं। राइट, वेरी थरोली, करेक्ट है। साक्षी हमको भी भूख लगी बेटा, कुछ हमको भी दे दे। अकेले अकेले खा रही है। हाँ आओ तू घरे तने समझला। हाँ सर आने के बाद लेके आती हूँ। ठीक है, ओके, वेरी गुड। मेरी वाइफ मुझे खाना नहीं देती बेटा, है ना, बहुत लिमिटेड खाना देती है। सर शुरू रहो आप, मजे करते हैं। हम खा के थक जाते हैं घर पे। अब शुभम सर की शादी यदि पक्की हो जाए ना, तो मैं शुरू आता सर हूँ। देखो शुभम सर का घर। शुभम सर को बोलो छत पे आ जाए, टेरेस पे आ जाए। शायद वो है छत पे, बुलाओ क्या? बुलाओ। कॉल करना। शुभम सर, उनके भाई है। उनके भाई है क्या? हाँ शुभम सर, इतना भी जोर से मत चिल्लाओ, डर जाए। भाई है उनके, वो नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बात कर लेंगे उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइस, बाकी बच्चे है ना, पता नहीं इतने शर्मा रहे हैं कि वो अपने आप को अनम्यूट ही नहीं कर रहे हैं। आयुष भाग गया क्या सही में? हाँ सर सच्ची में भाग गया वो। इधर है आयुष है। सर आयुष छोड़िया सेलेक्ट हो गया, मुझे तो लग रहा दिख रहा है यहाँ पे। चलो एनीवे, तो आई थिंक गाइस मैंने ये सबके लिए इन जनरल गाइडलाइंस दे दिया है, तो आप लोगों को तैयारी स्टार्ट करनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन पेपर मंगवा लूँ। किस तरह से मंगवाऊंगा वो मैं सोच रहा हूँ, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से मंगवा सकते हैं, दैट आई एम थिंकिंग। बट लिखना है, सेपरेटली रखना है, चीट नहीं करोगे, अपनी ऑनेस्टी के साथ लिखोगे। बच्चों, नवंबर की अटेम्प्ट पोस्टपोन होने वाली नहीं है, कुछ भी हो जाए, और मान के चलो जो भी होना वो देखेंगे,
लेकिन हमें नवंबर के हिसाब से टारगेट लेके प्रिपरेशंस करनी है, करेक्ट है। और मैं चाहता हूं कि अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, लॉ में यू कैन स्कोर मोर देन 90, इको में ऑफ कोर्स 100 आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज है। हम उससे कम टारगेट नहीं लेते हैं, तो कम टारगेट न लेना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना दोस्तों। अगर यही हम फेस टू फेस बैच में होते तो आज हमारी सिचुएशन कुछ अलग होती। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हम एक दूसरे को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, हम रोज बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको डांट लेता हूँ, तो उससे क्या होता है ना कि आपका वो फोकस रहता है कि नहीं भी सर डांटेंगे, नहीं करेंगे तो सर चिल्लाएंगे हम पे, तो अभी कोई चिल्लाने वाला नहीं है आप पे। तो एटलीस्ट ये सिचुएशन में आपको आपकी सेल्फ डिसिप्लिन समझना है कि नहीं भाई ये हमारा फ्यूचर है ना, कोई हमें डांटे ना डांटे लेकिन हमें करना पड़ेगा। तो बेटा इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुष्का, वैभवी वाडकर, आकाश अग्रवाल, शुभम शिंदे, प्रणव सत्कार, सभी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। लेट्स गेट रेडी फॉर टेस्ट, बराबर है, टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो जाओ। आने नेक्स्ट वीक में मैं आपके 3 सब्जेक्ट के टेस्ट करवा दूंगा, विच इज कौन सा, मैथ्स, अकाउंट्स एंड इको। लॉ के लिए मैं सर से बातचीत कर लूंगा, लेकिन मैं पूरा टाइम टेबल बना के दे देता हूँ, जैसे हमने 12th में कैसे टाइम टेबल बनाया था, मैं पूरा टाइम टेबल बना के दे देता हूँ, तो आपको अकॉर्डिंगली दिमाग में पूरा फिट रहेगा कि ये डेट पे ये टेस्ट होने वाली है, तो आपकी प्रिपरेशंस आपको है ना करने में समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी पढ़ाई को, और कुछ भी है तो बेटा डिस्कशन किया करो। हम लोग जूम पे रोज मिलेंगे, वी विल मीट एवरी डे, करेक्ट है। शुभी मैम भी आपका मंडे से जूम पे स्टार्ट करेगी प्रेफरेबली, तो हम जूम पे हर दिन मिला करेंगे, तो जो भी है डिस्कशन करते चलेंगे, तो डिस्कशंस करेंगे तो एटलीस्ट ये समझ में आएगा बेटा सीए बनने जा रहा है। अभी हम 12 की प्रिपरेशंस नहीं कर रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई 12 जैसी नहीं होनी चाहिए, हमारी पढ़ाई सीए जैसी होनी चाहिए। तो सीए बनना है तो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कितने आवर्स पढ़ाई करनी है कोई रूल नहीं है, इतना जरूर मानूंगा मैं, इतना जरूर कहूंगा कि एक भी सेकंड वेस्ट मत करना, डोंट वेस्ट इवन सिंगल सेकंड, हर एक सेकंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लो। सीए फाउंडेशन में मैं आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए ट्रेन कर दूंगा, मतलब सीए इंटरमीडिएट में जो आने वाला है उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, ताकि जब आप सीए इंटरमीडिएट में चले जाओ, अकाउंट्स ही रिपीट होगा, बाकी कोई सब्जेक्ट, हाँ अकाउंट्स और लॉ दोनों रिपीट होने वाला है, बाकी कोई सब्जेक्ट रिपीट नहीं होने वाला है। मैथ्स के फंडामेंटल्स आपको काम में आएंगे अलग तरीके से, लेकिन मैथ्स आपको सब्जेक्ट नहीं आने वाला है, करेक्ट। लेकिन मैथ्स जरूरी है, उनके एप्लीकेशंस जो आएंगे आपको सीए में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गाइस, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमारा टेस्ट सीरीज का प्लान स्टार्ट हो जाएगा, तो लेट्स गेट रेडी फॉर टेस्ट सीरीज। चलो अभी हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो अभी आपको अनम्यूट कर दो, स्टॉप वीडियो कर दो। ये काढू हमारा वो भी छानने लगा उनको ध्रुव ने ध्रुव हेडफोन्स नाही अरे आवाज कम आहे को आता है तरी ठीक है, ओके स्टार्ट करें हम लोग बेटा। अभी अब बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं मेरा वीडियो म्यूट कर देता हूँ ताकि लिखने में मुझे आसानी हो। कल मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डिस्कशन किया था, आपका असाइनमेंट्स में क्या रहेगा आपके लिए, आपके असाइनमेंट्स में ये जरूरी है कि आप लोग कल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसके सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल के। मैं हर क्वेश्चन पे एक बार डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आपको सॉल्व करना जरूरी है। जिनके लेक्चर्स मिस आउट हुए हैं मैं उनको लेक्चर शेयर कर देता हूँ, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा या तो पर्सनली शेयर कर दूंगा आपको, तो मैं शेयर कर दूंगा। अनुष्का तनुष्का जिनके लेक्चर्स मिस आउट हुए हैं तो उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कल मैंने डिस्कशन किया था, हमने डिवाइड किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। किस में डिवाइड किया था, फटाफट रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। अभी बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। हमने डिवाइड किया था जर्नल में, हमने डिवाइड किया था लेजर में। किसमें डिवाइड किया था, जर्नल में, लेजर्स में। जर्नल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स। जर्नल किसमें सब डिवाइड होगा, कैश बुक में और सब्सिडरी बुक्स में। कैश बुक की फॉर्मेट सबको पता है बेटा, कैश बुक किसके जैसा दिखता है, ये लेजर जैसा दिखता है, लेकिन है ये जर्नल। ये क्या है बेटा, जर्नल है। सब्सिडरी बुक्स बेटा, कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर। जब भी कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगे तो पहले कहां रिकॉर्ड होते हैं, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। तो वो ओरिजिनल एंट्री भी हुआ ना,
ओरिजिनल बुक भी हुआ, और वो दिखता किसके जैसा है? लेजर जैसा दिखता है। हाँ हाँ बोलते हो चलोगे नलायक हो। हाँ, दिखता किसके जैसा है? लेजर जैसा है। तो ये कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर। ठीक है, बात करते हैं फिर सब्सिडरी बुक्स की। सब्सिडरी बुक्स भी जर्नल ही है बेटा, ये भी जर्नल है लेकिन दिखता लेजर जैसा है। लेकिन अगर जर्नल में ही सारी अगर एंट्रीज पास करते हैं तो इनकन्वीनियंट हो जाता, इसीलिए हमने जर्नल को फर्दर सब डिवाइड किया। किसमें सब डिवाइड किया? परचेज बुक में। किसमें सब डिवाइड किया? सेल्स बुक में। किसमें किया? परचेज रिटर्न में। किसमें किया हमने? सेल्स रिटर्न में। किसमें किया? बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। मुझे सिर्फ इस पे डिस्कशन करना है आज। मुझे बताओ परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? फटाफट बताओ, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सारे बच्चे आंसर करेंगे। वैभवी वाडकर कहां पर है? फिर शांतनु कहां पर है? वेरी शांतनु। नहीं, क्रेडिट परचेज नहीं बोलना है प्रेरणा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बोलना है। क्या बोलना है? गुड्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, गुड्स वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, गुड्स वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तूने शांतनु को ऐड किया है कि नहीं? ओके बच्चों, परचेज बुक बनती कैसे बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले सेल्स बुक की बात कर लूं। सेल्स बुक जर्नल है। क्या है? जर्नल है। मान के चलो मिस्टर एक्स को 1000 के गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड आउट किए, मिस्टर वाई को 2000 के गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड आउट किए, मिस्टर जेड को 3000 के गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड आउट किए, मिस्टर ए को 4000 के गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड आउट किए। बेटा जब भी सेल्स बुक क्या है? सेल्स बुक जर्नल है। सेल्स बुक क्या है? जर्नल है। तो सर आपने यहाँ पे जर्नल एंट्री क्यों पास नहीं की? बेटा हम सेल्स बुक में क्या एक ही नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? हाँ सर, हम सेल्स बुक में एक ही नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और उसका नेचर क्या है? क्रेडिट सेल्स। उसका नेचर क्या है? क्रेडिट सेल्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस हम सेल्स बुक में जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, इसी तरह से लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ पता है क्या? कि हमने मिस्टर एक्स को क्रेडिट पे गुड सोल्ड आउट किया। इसका मीनिंग ये हुआ हमने मिस्टर वाई को क्रेडिट पे गुड सोल्ड आउट किया। इसका मीनिंग ये हुआ हमने मिस्टर जेड को क्रेडिट पे गुड सोल्ड आउट किया। इसका मीनिंग ये हुआ हमने मिस्टर ए को क्रेडिट पे गुड सोल्ड आउट किया। इसका मीनिंग हुआ ये, इसका मीनिंग हुआ ये। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्यों हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं? क्योंकि अगर क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री देखी जाए तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? X account debit to sales account, Y account debit to sales account, Z account debit to sales account, A's account debit to sales account। सुनो मेरी बात को ध्यान से। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैंने क्लासिफाई किया था जर्नल में और लेजर में। जर्नल फर्दर सब डिवाइड होती है। जर्नल फर्दर सब डिवाइड होती है। किसमें सब डिवाइड होती है? कैश बुक में और सब्सिडरी बुक्स में। कैश बुक भी क्या है? जर्नली तो है। सब्सिडरी बुक्स भी क्या है? जर्नली तो है। और जर्नल का मतलब होता है ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ और जो बुक में आप पहली एंट्री पास करते हैं उसे हम जर्नल कहते हैं। आयुष है कि नहीं है? हाँ आयुष है। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं करे? सार्थक मुंदड़ा ये तो आंसर कर रहा है। वैभवी कहां पर है? अनुष्का कहां पर है? सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सेल्स बुक में हम एंट्री पास नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सेल्स बुक में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक ही नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? एक ही नेचर के होते हैं। तो उसकी हम पीरियोडिकल पोस्टिंग करते हैं। वैभवी कहां पर है? वैभवी क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है? उसकी हम पीरियोडिकल क्या करते हैं? उसकी पीरियोडिकल पोस्टिंग करते हैं। हम उसकी पीरियोडिकल पोस्टिंग करते हैं। तो बताओ, पहले बताओ 1 + 2 कितना हो गया? 3000। 3 + 3 कितना हो गया? 6000। ये टोटल मिला के कितना हो गया? 10000। तो सर जब लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो एक्स का अकाउंट सेपरेटली बनेगा, वाई का अकाउंट सेपरेटली बनेगा, जेड का अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर होगा, जेड का अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर होगा। फिर किसका अकाउंट आएगा? ए का अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे, ए का अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे, और एक और अकाउंट बनाएंगे, और उसका नाम क्या है? सेल्स अकाउंट। उसका नाम क्या है? सेल्स अकाउंट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? इस तरह से हम सेपरेट अकाउंट बनाते हुए चलेंगे। इस तरह से हम सेपरेट अकाउंट बनाते हुए चलेंगे। अब मुझे बताओगे, बताओ पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग करनी है तो एक्स के अकाउंट को इंडिविजुअल पोस्टिंग होगी। एक्स के अकाउंट को क्या होगा? इंडिविजुअल पोस्टिंग होगा। तो एक्स अकाउंट 1000 से डेबिट होगा, वाई अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 2000 से डेबिट होगा, जेड अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 3000 से डेबिट होगा,
और ए अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 4000 से डेबिट होगा। और सेल्स अकाउंट टोटालिटी में क्रेडिट होता है। बताओ टोटल सेल्स कितना हुआ है? 10,000। तो आप सेल्स अकाउंट को टोटालिटी में क्रेडिट कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ, ये सेल्स बुक है, ये क्या है दोस्तों? मैंने क्वेश्चन पूछा है, सेल्स बुक क्या है? जर्नल है। क्या है? जर्नल है। सेल्स बुक जर्नल है तो जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए। आपके दिमाग में एक क्वेरी हो सकती है, आपके दिमाग में डाउट हो सकता है, तो सर आपने जर्नल एंट्री पास क्यों नहीं की? मैंने ये कहा, क्या सेल्स बुक में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं क्या वो एक ही नेचर के होते हैं? बोलो हाँ या ना। क्या वो एक ही नेचर के होते हैं? इसीलिए हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। हमने लिख दिया x 1000, y 2000, z 3000, a 4000। तो इसने हमें क्या बताया? इसने हमें ये बताया कि x को हमने क्रेडिट पे 1000 के गुड्स सेल किए हैं, y को हमने 2000 के गुड्स सोल्ड आउट किए हैं, वी सोल्ड z 3000 के गुड्स, हमने a को 4000 के गुड्स सोल्ड आउट किए हैं। लेकिन अब इसकी पोस्टिंग भी तो होगी ना दोस्तों। इसकी क्या होगी? पोस्टिंग होगी। तो जब पोस्टिंग होगी तो इंडिविजुअल कस्टमर्स को पोस्टिंग होगी। क्या इंडिविजुअल कस्टमर्स को डेबिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन सेल्स अकाउंट को जब पोस्टिंग करेंगे तो टोटालिटी में पोस्टिंग करेंगे। अग्रीड? डाउट है तो पूछोगे। समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये समझेगा तो अभी जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं तभी वो समझ में आएगा, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट नहीं समझना है आपको। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब सुनना, मैंने ये कहा था आपसे, लिसन मी वेरी केयरफुली। मैंने आपको ये कहा था कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल में हम जब, देखो आपको अकाउंट्स बेसिकली सिखाएगा क्या? मुझे बताओ, व्हाट अकाउंट्स इज गोइंग टू टीच यू? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। आपको अकाउंट्स क्या सिखाने वाला है? व्हाट अकाउंट्स इज गोइंग टू टीच यू? बेटा अकाउंट्स आपको आगे चल के ये सिखाएगा कि आप ट्रांजैक्शन की रिकॉग्निशन कैसे करोगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, वो ट्रांजैक्शन को मेजर कैसे करोगे, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, उसको लेके हमें डिस्क्लोज क्या करना है, उसका डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए। चलो आज हम है ना कुछ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं। पढ़ाई पढ़ाई बहुत हो गया, विल टॉक अबाउट नॉलेज। कुछ नॉलेज चाहिए क्या बेटा? कुछ एडिशनल बात सुननी है क्या आपको अकाउंट्स के बारे में? बोलो हाँ या ना। हाँ जी बताओ, सुननी है कि नहीं सुननी है बेटा? आज हम कुछ बातें करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है? मैं वीडियो भी अनम्यूट करता हूं ताकि आप मुझे देख पाओ, ठीक है? आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम सुना? क्या आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम सुना है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एस, क्या लिखता हूं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इज एनीवन अवेयर ऑफ दिस कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? नहीं सुना है। सार्थक ने कहा नहीं सुना है। प्रेरणा ने कहा सुना है। ओके, और कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। वैभव ने कहा यस सर, वी हर्ड दिस। सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये वो जो है ना प्रणव, जो प्रणव है ना हमारे हब में, प्रणव का नाम चेंज कर रहा हूं। लड़कियों की तरह शर्माता है वो, तो उसका नाम क्या रखते हैं? प्रणव का नाम क्या रखते हैं? कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। लड़कियों की तरह शर्माता है तो उसको क्या नाम रखना चाहिए उसका? शर्मिली। ओ वेरी गुड। हाँ प्रणव बहुत अच्छा नाम बताया एकदम ने, शर्मिली। वेरी वेरी गुड। हाँ शर्मिली भाई, तो प्रणव शर्मिली आंसर करेगी। हाँ उसको भी हम लड़की बना देते हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा वो एम्बेरस होगा तो आंसर तो करेगा थोड़ा बहुत। भाई शुभम शिंदे तू भी आंसर करेगा, प्रथमेश शिंदे वो भी आंसर करेगा, ठीक है? ओके, शर्मिली आंसर करेगा। हाँ
सुनो मेरी बात को ध्यान से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग। 1970s की बात करें, आप पैदा हुए थे 1970s में? कहाँ थे आप? आपको पता है 1970s में आप कहाँ पर थे? 1950s की बात करें, बच्चे बोल रहे नहीं नहीं सर हमको कहाँ पता होगा, हम तो 90s के पैदा हुए, मतलब हम तो इस जनरेशन के हैं, पिछले जन्म में थे। हाँ, सार्थक बोल रहा है पिछले जन्म में थे। ओके, आप मुझे बताओ, शर्मिली थोड़ा आंसर करेगी तू? हाँ, शर्मिली आंसर नहीं कर रही है। तो आपकी डिग्री की शुरुआत कब से हुई? 1949 से हुई। ICAI has started their initiative in the year 1949 और 1949 से एग्जाम्स कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ। अब देखो 1949 में भी पेपर 3 आवर्स के ही थे, आज भी पेपर 3 आवर्स के ही हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या जो 1949 का पोर्शन है क्या वो पोर्शन आज भी चल रहा है क्या? नहीं, आज तो वो मतलब इट हैज बीन चेंज, मतलब ड्रेस्टिकली चेंज हुआ। मतलब जैसे जैसे इकोनॉमिक सिचुएशंस में, इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आते हैं, आपके पोर्शन भी चेंज होते हैं। मतलब अमेंडमेंट्स, टैक्सेशन तो जो कि इनकम टैक्स तो जो कि हर साल बजट की वजह से अमेंड होता ही है। आप जैसे हायर लेवल पे आओगे तो आप पढ़ोगे, इनकम टैक्स पढ़ोगे, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, आप अकाउंट्स पढ़ोगे, आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे, आप लॉ पढ़ोगे, आप ऑडिट पढ़ोगे। क्या लग रहा है आपको? क्या 1950s में जो अकाउंट्स हुआ करता था, टैक्सेशन हुआ करता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ करता था, क्या वो आज भी है? 70s में जो हुआ करता था वो आज भी है? नहीं, चेंज हो रहा है बेटा। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी कंट्री टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशंस में पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हुआ है, दैट्स अमेजिंग। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बेटा अकाउंट्स की डेफिनेशन चेंज होती है। अकाउंट्स के हर सब्जेक्ट की डेफिनेशन चेंज होती है, लेकिन फिर भी आज भी पेपर 3 आवर्स का ही है। लेकिन 1950s, 60s, 70s में जो पढ़ते थे उसके अगेंस्ट में पढ़ना बहुत इंक्रीज हो चुका है, कंटेंट इंक्रीज हो चुका है। और पेपर कितने आवर्स का है? 3 आवर्स का ही है। अभी भी पेपर के आवर्स चेंज नहीं हुए हैं, तो हमें अब वो 3 आवर्स के लिए 70s, 80s में जो पढ़ा जाता था उससे कई गुना ज्यादा आपको पढ़ना है। और बेटा याद रखना, मार्केट में अच्छे डॉक्टर्स भी हैं तो बेकार डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे लॉयर्स भी हैं तो बेकार लॉयर्स भी हैं, अच्छे इंजीनियर भी हैं तो बेकार इंजीनियर भी हैं, तो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं तो बेकार चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। सीए बनना एक अलग बात है और स्मार्ट सीए बनना एक अलग बात है। तो सर हम स्मार्ट सीए कैसे बन पाएंगे? आपके पास वो नॉलेज, यू शुड हैव दैट हंगर फॉर नॉलेज। जब तक नॉलेज की आपको भूख नहीं होगी ना, मतलब यू नेवर स्टार्ट फॉर नॉलेज, you won't be able to be a great chartered accountant. देखो बेटा, सीए तो है ना एक दरिया है, इट्स एन ओशन, करेक्ट? अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे, सीए फाउंडेशन लेवल पे टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप जो भी पढ़ाई करोगे ना बेटा, ये सारा फॉर्मेट बेस्ड पढ़ाई है। ये आपके फंडामेंटल को स्ट्रांग बनाएगा, आगे वाले लेवल की क्यूरियोसिटी को क्रिएट करेगा कि आने वाले लेवल पे क्या आएगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग। मोरलेस यहाँ पे जो भी पढ़ते हो ना, वो आप अकाउंट्स में तो मोरलेस जितना भी पढ़ोगे ना। एक बेटा मोदी सर का फोन आ रहा है, मैं ले लूं। हाँ मोदी जी। ओके ओके ओके, लेक्चर सीए फाउंडेशन चल रहा है। तो ड्रेस्टिक चेंज हुआ है, और जैसे इकोनॉमिक में चेंजेस आए हैं, आपके अकाउंट्स में भी मेजर चेंजेस आए। पिछले 3-4 साल में अकाउंट में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरा चेंज हो गया। सीए फाइनल लेवल कंप्लीटली चेंज्ड, सीए इंटरमीडिएट लेवल बहुत चेंज हुआ, सीए फाउंडेशन लेवल में उन्होंने थोड़े चेंजेस किए। मेनली जैसे आप आगे जाओगे वैसे आप इंटरमीडिएट लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग क्या होता है? ये स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, ठीक है, समझा रहा हूं क्या होता है। 1970s में हमारी कंट्री में एक्सपर्ट्स रियलाइज्ड कि अकाउंटिंग में स्टैंडर्डाइजेशन पैटर्न का होना बहुत जरूरी है। तब तक अकाउंटिंग चल तो रही थी, अकाउंटिंग हो तो रहे थे, सब कंपनी अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे थे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी करते थे, लेकिन कोई स्टैंडर्डाइजेशन पैटर्न नहीं था। सर ये समझ नहीं पा रहे हो स्टैंडर्डाइजेशन पैटर्न का मतलब क्या होता है? चलो एक काम करते हैं, क्या आपको झगड़ा करना आता है क्या? बोलो हाँ। फाइट करना आता है क्या आपको? बोलो हाँ या ना। खास करके लड़कियों को पूछता हूँ, शर्मिली को पूछता हूँ, शर्मिली कहाँ पर है? शर्मिली जवाब नहीं दे रही है बेटा, पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रही है। क्या आपको फाइट करना आता है? बोलो हाँ या ना। हाँ प्रेरणा बोल रही है हाँ आता है। और बताओ बाकी सब बच्चों का। आयुष बोल रहा है, आयुष तू तो भाई तुझे कहाँ, तेरे से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते बेटा कोई बात की। वी कैन फाइट फॉर राइट्स। ओके चलो देखते हैं। मैंने कहा ये एक एक्सपेंडिचर है, बोलो हाँ। फाइट करना है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आपको क्या बोलना है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा बोलना है, ठीक है। फाइट करते हैं, एक एक्सपेंडिचर है, बोलो हाँ बोलो। फाइट करना है, ठीक है। नलायक को, तुम तो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हो, क्या फाइट करे तुम्हारे साथ? छोड़ो छोड़ो, आपके साथ तो बात भी नहीं करनी है। हाँ ओके, मैं बोल रहा हूं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आपको क्या बोलना है? बोलो फटाफट, आपको क्या बोलना है? ये कैपिटल है, करेक्ट। नहीं मैं बोल रहा हूं रेवेन्यू है, तो आपको बोलना है नहीं कैपिटल है, 10 बार लिखो। मैं बोल रहा हूं रेवेन्यू है ये, नहीं आप क्या बोलोगे? कैपिटल है। नहीं नहीं रेवेन्यू है, तो आप क्या बोलोगे? कैपिटल है। ठीक है, तो ये फाइट हो रही है ना हमारे बीच में। मैं बोल रहा हूं रेवेन्यू, आप बोल रहे हो कैपिटल, मैं बोल रहा हूं रेवेन्यू, आप बोल रहे हो कैपिटल, मैं बोल रहा हूं रेवेन्यू, आप बोल रहे हो कैपिटल। अब ये फाइट कहां चली गई? हमारे बीच में फाइट इतनी बढ़ गई कि एट द एंड फाइट चली गई आईसीएआई में। कहां पे चली गई? आईसीएआई में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के पास चली गई। सर गलत बात है। हाँ सही है, फाइट करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं सर, सही है गलत है, आप ऐसा कर रहे हो सर, ये आप डोमिनेट कर रहे हो हमें, ऐसा नहीं चलेगा, हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हम भी फाइट कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। बट नाउ फाइट हमारी इतनी इंक्रीज हो गई कि एट द एंड मैटर वेंट टू द आईसीएआई। कहां पे चला गया? आईसीएआई में चला गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया। हु इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री? हु इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री? Who is the supreme body of accounting in our country? ICAI, correct है, Institute of Chartered Accountant of India. Absolutely correct, absolutely correct. Very true. आपको पता है कि ICAI is the second largest body across the world, second largest body of accounting across the world. मतलब ICAI हमारी इंस्टीट्यूट जो है, सीए की इंस्टीट्यूट जो है, वो सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है अक्रॉस द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो सर फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? हाँ देखो आया, क्वेश्चन आया सर, फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे आता है, नहीं IFRS नहीं आता है बेटा। दुनिया की हर कंट्री के, वर्ल्ड की हर कंट्री के अपने सीए भी हैं, अपने सीएस भी हैं, तो अपने सीए में भी है। दुनिया की हर कंट्री के अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं, तो अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हैं। और ये तीनों जो हैं वो हर कंट्री के हर कंट्री के इकोनॉमिक के पिलर्स होते हैं, सीए, सीएस एंड सीए में। सर नंबर 1 पे कौन आता है बेटा? नंबर 1 पे आता है यूएस का सीए। नंबर 1 पे कौन आता है? यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, और इसे हम सीपीए के नाम से बुलाते हैं। यूएस में सीए नहीं बोलते, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहते, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो नंबर 1 पे कौन आता है? यूएस का चार्टर्ड सीए आता है, और उसे हम सीपीए के नाम से बुलाते हैं। अब देखो ना, हम लोग फाइट कर रहे थे, एट द एंड फाइट कहां पे चली गई? आपका कहना था कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं कह रहा हूं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एट द एंड फाइट चली गई, फाइट वेंट टू आईसीएआई। अब आईसीएआई इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ अकाउंटिंग। उनकी कमिटी में ये मैटर गया, उन कमिटी ने उस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करके उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपेंडिचर है, आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे। क्या ट्रीट करोगे? एट द एंड मैं सही था, आप गलत थे बेटा। एट द एंड मैं सही था, आप गलत थे, बोलो हाँ। तो आईसीएआई ने क्या कहा? आईसीएआई ने क्या कहा? बोलो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा।
अरे नहीं नहीं, वो तो आईसीआई ने कहा ना प्रेरणा, मैंने थोड़ी कहा है बेटा। और टीचर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। एम आई करेक्ट प्रेरणा? मास्टर कभी गलत होता है क्या? बोलो हाँ या ना। मास्टर कभी गलत हो नहीं सकता है बेटा। शर्मिली आंसर नहीं कर रही है बेटा, शुभम शिंदे भी आंसर नहीं कर रहा है, प्रथमेश शिंदे भी आंसर नहीं कर रहा है। फिर कौन आंसर नहीं कर रहा है? सबको डांटता हूं। अनुष्का भी आंसर नहीं कर, अनुष्का तनुष्का भी आंसर नहीं कर रहे। सर हम तो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे तो सही होगा। सही बात है, सार्थक बोलना ही पड़ेगा। टीचर जो बोलता है वो सही होता है बेटा। ये नलायक, बाकी सब नलायक आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? साक्षी आंसर नहीं कर रही, दर्शना आंसर नहीं कर रही है। कौन कौन है यहाँ पे? मुझे लग रहा है बाकी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। शुभम शिंदे, प्रथमेश कहां पर है? प्रथमेश शिंदे भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, तो आईसीआई ने कह दिया कि इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो। क्या मान लो? इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो। सार्थक बोले सर लेक्चर में ऑन आके कौन आके गए, कौन छोड़ के गए? क्या लिखा सार्थक, समझ में नहीं आ रहा मुझे भाई। हाँ अनुष्का बोल रही है माफ किया आपको। ओके, तो आईसीआई ने बोल दिया अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बेटा ये एक्सपेंडिचर अब इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज को ये एक्सपेंडिचर को कौन सा एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? मतलब आईसीआई ने बोल दिया, बात खत्म। मतलब अब क्या हुआ, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर आया तो एवरी कंपनी हैज टू फॉलो द गाइडेंस गिवन बाय आईसीआई। ओके, प्रथमेश के वहां पे लाइट नहीं है। ओके, हर कंपनी को आईसीआई ने जो गाइडेंस दिया है, जो गाइडेंस नोट्स दिए, उसको फॉलो करना होगा। और ये एक्सपेंस अगर उनकी कंपनी में आता है तो ये एक्सपेंस अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट होगा। उसको हम कैपिटलाइज मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है? ऐसा करके आईसीआई ने एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न दे दी। ऐसा करके आईसीआई ने क्या दे दिया? एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न दे दिया कि हम जो कहते हैं वो मानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या समझा रहा हूं? देखो एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा। एक दिन मैं बीमार हो गया। बोलो हाँ। मैं गया डॉक्टर के पास। बोलो हाँ। मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने कहा कि सर प्रॉब्लम तो है। मैंने कहा बोलो ना प्रॉब्लम क्या है? बोल रहा है कि सर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। मैं डर गया, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। दूसरे डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, बोल रहे प्रॉब्लम तो है। मैंने कहा बताओ प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा सर प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैंने कहा ठीक प्रॉब्लम बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है? तो बोला सर किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, आपके दिल में प्रॉब्लम है, आपकी हार्ट में प्रॉब्लम है। मैं और टेंशन में आ गया। मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया, उससे पूरा बॉडी चेकअप किया। उसने कहा प्रॉब्लम तो है। मैंने कहा बताओ प्रॉब्लम क्या है? बोल रहा किडनी और हार्ट तो टकाटक है, आपका दिमाग खराब हो गया, आप बूढ़े हो गए। क्या बोल रहे हैं? आप बूढ़े हो गए, आपका दिमाग खराब हो गया, मतलब दिमाग में प्रॉब्लम है। आपको नहीं लग रहा है एक पेशेंट ऐसे ही मर जाएगा? एक पेशेंट आपको नहीं लग रहा? पुणे के डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं। हाँ सार्थक बोल रहे हैं पुणे के डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं। करेक्ट सार्थक? आपको नहीं लग रहा है एक पेशेंट की तो मौत ऐसे ही हो जाए? क्योंकि स्टैंडर्डाइज मतलब ठीक है सबका, मतलब सबका प्रोटोकॉल, मतलब आई वुड रादर से ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल अलग हो सकता है, लेकिन डायग्नोसिस अलग कैसे आ सकता है? अगर मेरी किडनी में प्रॉब्लम है तो सबका डायग्नोसिस यही होना चाहिए ना कि किडनी में ही प्रॉब्लम है। मतलब कहीं पे स्टैंडर्डाइज अप्रोच ही नहीं है। पढ़ाई तो सबने एक जैसी की है, लेकिन फिर भी स्टैंडर्डाइज अप्रोच पे नहीं आ पा रहे हैं। तो बेटा जब ऐसे अप्रोच होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा समझेगा। मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे पास इंफोसिस कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स हैं, मेरे पास एसबीआई कार्ड के शेयर्स हैं, मेरे पास मुथूट फाइनेंस के शेयर्स हैं, मेरे पास जेबी केमिकल्स के शेयर्स हैं। अगर मेरे पास इन कंपनी के शेयर्स हैं तो मेरे बच्चों मैं ये कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। क्या बन गया? मैं ये कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। और शेयर होल्डर कंपनी का कौन होता है? ओनर होता है। कंपनी का कौन होता है बेटा? ओनर होता है। आपको पता है? नहीं पता है तो ध्यान रख लो, मैं सिखाऊंगा आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में। शेयर होल्डर्स कंपनी के कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। मतलब मैंने उस कंपनी को पैसा दिया है, मेरा पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है। मैंने रिलायंस कंपनी में मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने टाटा में मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने इंफोसिस में मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बेटा बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ
दिस पर्टिकुलर कंपनीज, ये मेरा पूरा जानने का राइट है कि उन्होंने मेरा पैसा कैसे यूटिलाइज किया। तो हर शेयर होल्डर को ईयर एंड में एक एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं। क्या आते हैं ईयर एंड में? क्या मिलते हैं उनको? एनुअल रिपोर्ट्स मिलते हैं। ये एनुअल रिपोर्ट्स में कंपनी के बैलेंस शीट्स होते हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑडिटर्स के रिपोर्ट्स होते हैं, उनके डायरेक्टर्स के रिपोर्ट्स होते हैं। तो अब मुझे बताओ, हर कंपनी अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई करती है। रिलायंस कंपनी अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रही है, इन्फोसिस अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रही है, HDFC अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रही है। आपको नहीं लग रहा है कि ये सिचुएशन में एक शेयर होल्डर मर जाएगा? मतलब रिलायंस के फाइनेंशियल्स को समझना है। क्या बोला मैंने? देखो, रिलायंस के फाइनेंशियल्स को समझना है। फाइनेंशियल्स मतलब उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझना है, उसके बैलेंस शीट को समझना है, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना है। बेटा आप हायर लेवल पे सब कुछ पढ़ने वाले हो, ये सारी बातें आपको पढ़नी है हायर लेवल पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक कंपनी कैसे बनाती है, बैलेंस शीट एक कंपनी कैसे बनाती है, कौन से फॉर्मेट में बनाती है, कंपनीज के बारे में पढ़ोगे। एक कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाती है। मुझे बताओ, अगर हर कंपनी अगर अपने अपने इंडिविजुअल अपने अपने ओन प्रिंसिपल्स अगर अप्लाई कर दे तो डोंट यू थिंक दैट ये तो केओस हो जाएगा। मतलब मेरे पास अगर 50 डिफरेंट कंपनी के शेयर्स हैं तो उन 50 डिफरेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स को, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, उनकी बैलेंस शीट को, उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले तो मुझे उन 50 कंपनी के प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे कि उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स पे ये फाइनेंशियल्स बनाए हुए हैं। तो बताओ ये सही है कि गलत है? दिस इज रॉन्ग। इसीलिए हमारी कंट्री में हमारे एक्सपर्ट को रियलाइज हुआ कि एक स्टैंडर्डाइजेशन पैटर्न का होना बहुत जरूरी है। एक स्टैंडर्डाइजेशन पैटर्न का होना बहुत जरूरी है। सर स्टैंडर्डाइजेशन पैटर्न का होना जरूरी है, उसका मतलब क्या कि ट्रीटमेंट में, मतलब अगर आप जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो ट्रीटमेंट एवरी सिंगल कंपनी हैज टू फॉलो द सेम ट्रीटमेंट। अगर मैं कह रहा हूं ये एक्सपेंडिचर नहीं, ICAI कह रही है कि अगर ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हर किसी को मानना पड़ेगा ये रेवेन्यू ही है। अगर हर कोई ये एक्सपेंडिचर को, ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं तो आपको नहीं लगता है एक स्टैंडर्डाइजेशन पैटर्न क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हमारी इंस्टीट्यूट ने एक बुक बाहर निकाली और उस बुक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बोलो उस बुक का नाम क्या है? अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तो बुक नहीं है, ये अलग बुक है, ये मॉडर्न अकाउंटिंग है, ये अलग बुक है कोई, लेकिन उस बुक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको देखनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक देखनी है कि आपको? मैं दिखाता हूं, रुको, मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक दिखाता हूं, रुक जाओ। ये देखो, ये बुक है, दिख रही है क्या आपको? कैन यू सी दिस? बोलो हाँ या ना। हमारी कंट्री में ICAI ने एक बुक निकाल दी और उस बुक का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और देखना है क्या आपको? ये देखो, ये भी बुक है और सार्थक बोल रहे बहुत पतली बुक है। हाँ बेटा, मैं इसको लेके तुझे पीट सकता हूं, ठीक है? तो हमारी कंट्री, हमारे ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब अकाउंट्स को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए, मर्डर हो सकता है उससे, हितैषी बोल रही है सही बात है बेटा, इससे मर्डर भी हो सकते हैं, करेक्ट। किसी के सर पे अगर चली जाए तो नॉलेज तो नहीं आएगा लेकिन उसका सर फूट सकता है, करेक्ट, यू आर राइट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारी ICAI ने, सर आपने पढ़ाई, हाँ मैंने, जब मैं पढ़ाई करता था ना तब मैंने बुक खरीदी थी सारी, और मैं पढ़ते रहता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है ना बेटा। तो नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, नई नई बातें आती रहती है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? पढ़ाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना, आपको नॉलेज देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। हर कोई स्टूडेंट है बेटा, मैं भी अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ बेटा, लाइफ टाइम स्टूडेंट रहेंगे, करेक्ट है। वो सिर्फ आप हमें टीचर बुलाते हो, हम मास्टर बुलाते हो आप हमें, लेकिन हम बेसिकली स्टूडेंट ही है बेटा। ओके, मेरी बात को सुनोगे तो ICAI ने क्या किया,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बुक निकाल ली। आपको पता है बेटा, आप जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, मतलब आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू करना स्टार्ट कर दी। क्या इश्यू करना स्टार्ट कर दी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू करना स्टार्ट किए। आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू करना स्टार्ट कर दी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करना स्टार्ट की मतलब जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही थी वहां पे आईसीएआई ने मतलब क्या किया, एक कमिटी बना दी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। क्या बनाया उन्होंने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। वहां पे लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट किया और उन्होंने कहा जाओ इंडस्ट्री में और जाके देखो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन्होंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंपनीज को इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दिक्कत होती है, और उन्होंने फिर जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को अक्यूमुलेट करके, उन पे रिसर्च करके उनके सॉल्यूशन निकाले और एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न निकाले। पता है बेटा आपको, आप जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, हर एक आइटम पे एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हर एक आइटम पे एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्या हम यहाँ पे सेल्स लिखते हैं? हाँ, सेल्स लिखते हैं। तो सेल्स की वैल्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। क्या आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिसाइड कैसे करते हैं, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 2 है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? आप यहाँ पे क्या फिक्स एसेट्स लिखते हो क्या? जैसे मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मैं बोल रहा हूँ कितने एस बता रहा हूँ आपको। फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स में क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। उसके लिए मतलब उसको, उसकी वैल्यू कैसे लिखनी चाहिए, उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। उसके लिए क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। अरे आप जितनी भी आइटम्स लिखते हो ना, लॉ में जैसे सेक्शंस होते हैं, नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते बेटा, उसको रिलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट ने टोटल मिला के 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए थे। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए थे? 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए थे। उसमें से 29 ही गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे। बेटा ध्यान रखना, ऑलवेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी काइंड ऑफ लॉ ही है। काइंड ऑफ क्या है? लॉ है। एक सीए के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थरो नॉलेज होना चाहिए। एक सीए के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थरो नहीं, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। मैं समझा रहा हूं क्यों इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उसके रीजन समझाता हूं आपको। हमारी इंस्टीट्यूट ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू किए थे, लेकिन इंस्टीट्यूट इश्यू करती है और हमारी गवर्नमेंट उसे नोटिफाइड करती है। क्या करती है? नोटिफाइड करती है, तब जाके ये एप्लीकेबल होता है। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसे क्या करते हैं? आपको मोदी सर ने बताया होगा कि लॉ कैसे बनता है, लॉ कैसे बनता है, आपको बताया होगा बेटा। तो उसी तरह से इश्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? को रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीएआई की है, और उसको नोटिफाइड कौन करता है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसे नोटिफाई करते हैं। हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूट ने टोटल मिला के 32 स्टैंडर्ड्स बनाए थे, लेकिन उसमें से नोटिफाइड कितने हुए? 29 नोटिफाइड हुए हैं। तो जैसे आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे तो आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने होंगे। अगर कोई भी कंपनी को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन डिसाइड करनी है तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। एवरी कंपनी हैज टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉर वैल्यूएशन ऑफ देयर क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स की रेवेन्यू को किस तरह से रिकॉग्नाइज करे, सेल्स की रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करे, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की रेवेन्यू किस तरह से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। कोई कंस्ट्रक्शंस कंपनी है, कोई कंस्ट्रक्शंस कंपनी है, जैसे कि आप डीएफएल ले लो आप, फिर आप यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस कंपनी हमारे पुणे में भी है, कुमार प्रॉपर्टीज है, गोयल गंगा है। तो ये कंस्ट्रक्शंस कंपनी अपने अपने प्रॉफिट्स को किस तरह से रिकॉग्नाइज करे, कैसे कैलकुलेट करे, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है बेटा। ऐसे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, ऐसे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे, लेकिन 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज नोटिफाइड किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो आप जैसे ही हायर लेवल पे जाओगे तो आप क्या पढ़ोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे। तो बेटा आप में ये क्यूरियोसिटी लानी चाहिए। मैंने ये क्यों डिस्कस किया आपके साथ? आपके करिकुलम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सीए फाउंडेशन के करिकुलम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है सीए फाउंडेशन में, लेकिन इससे एक क्यूरियोसिटी तो आपकी जनरेट होगी कि सर हम आगे चल के क्या एएस पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे बेटा। आपको पता है जब आप सीए बन के किसी कंपनी का ऑडिट करोगे ना, और वो कंपनी ने जैसे मैं डीएफएल की बात करूं, तो डीएफएल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 फॉलो करना पड़ता है।
लेकिन डीएफएल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 फॉलो नहीं करती थी। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ये आपकी ड्यूटी में आता है कि आपको ये इन्फॉर्म करना होगा सीए, मतलब आपको आपके रिपोर्ट में बताना होगा कि ये डीएफएल ने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट तो किया है लेकिन उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 फॉलो नहीं किया है। और एएस फॉलो करना कंपलसरी होता है बेटा, एएस फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आप एएस फॉलो नहीं करते हो तो नहीं चलेगा, अदरवाइज एएस फॉलो नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जैसे हम फाइट कर रहे थे ना, मैं कह रहा हूं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप कहते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो बेटा इसके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन पैटर्न का होना बहुत जरूरी था। मतलब वो फाइट ही नहीं रहे, इंस्टीट्यूट ने जो बोल दिया वो मानना पड़ेगा। पनिशमेंट क्या होती है बेटा, एएस फॉलो नहीं करते हैं ना तो पनिशमेंट तो कुछ नहीं होती है, लेकिन बेटा उसको बैंक से लोन नहीं मिलेगी, इन्वेस्टर्स उस कंपनी पे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस कंपनी पे। मतलब अगर इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंपनी में तो प्रॉपरली कंट्रीज के जो अकाउंटिंग, लोकल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एवरी कंपनी हैज टू फॉलो, एवरी कंपनी हैज टू फॉलो। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको? आई होप यू डू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर बेटा। मैं ये सारे सेशंस है ना जूम पे कंडक्ट करूंगा। अभी मैंने आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे डिस्कशन किया। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, मतलब ये अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स हैं। ये क्या है बेटा, अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स हैं। और हर कंपनी को अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होगा बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच आर इश्यूड बाय आईसीएआई एंड नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई होप यू डू गेट माय पॉइंट। अभी मैंने सिर्फ एक ग्लिम्प्स दिया है आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है। नेक्स्ट सेशंस आपका कंडक्ट करूंगा ना तो उसमें कभी बताऊंगा मैं आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जैक्टली कौन से पैरामीटर्स पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जज करते हैं। फिर मैं आपको इंड एस के बारे में बताऊंगा, मैं आपको आईएफआरएस के बारे में बताऊंगा, जिसका सिलेबस से तो कोई रिलेवेंस नहीं होगा, लेकिन मुझे ये पक्का भरोसा है कि आपकी क्यूरियोसिटी को वो इंक्रीज करेगा। आपको है ना ऐसा होगा कि कब मैं फाउंडेशन क्लियर कर लूं और मैं कब इंटरमीडिएट में आ जाऊं, मैं कब इंटरमीडिएट क्लियर करूं, कब फाइनल में आ जाऊं, कब ये सारी बातों को पढूं। तो ये क्यूरियोसिटी डेफिनेटली क्रिएट होगी बेटा। तो इससे फायदा ये होगा कि आप फाउंडेशन में जी जान से मेहनत करोगे। मैं एवरी सैटरडे है ना आपका एक सेशन रखवाऊंगा, कभी मैं लूंगा सेशन, कभी पवन सर हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया होगा आपके साथ। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड he is a chartered accountant, he is a company secretary, he is also cost and management accountant at the age of 21 उसने ये तीनों डिग्री क्लियर कर ली थी। तो वो आपको गाइड करने आएंगे, वो आपको ऑडिट पे गाइड करेंगे। ऑडिट क्या मतलब, एट द एज ऑफ 21 बेटा अचीव करना है बहुत बहुत बड़ा, मतलब इट्स अ रियली गुड ग्रेट अचीवमेंट, इट्स अ बिग अचीवमेंट बेटा। वो आपको हर पहलू पे गाइड करेंगे, वो आपको इस पे भी गाइड करेंगे कि पढ़ना कैसे होता है, पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आज का प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है, आज की इकोनॉमिक सिचुएशन एक सीए से क्या डिमांड कर रही है, आज की इकोनॉमिक सिचुएशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या डिमांड कर रही है। आपको सीए बनने के बाद जॉब करनी चाहिए कि प्रैक्टिस में जाना चाहिए। सीए एक दरिया है, मतलब एक बहुत बड़ा ओशन है बेटा, उसमें से आपको आज की इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके कौन से सब्जेक्ट को, जैसे कि मैं कहूं ना कि इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करने वाले लाखों सीए मिल जाते हैं, हजारों सीए मिल जाते हैं, लेकिन अकाउंट्स पे प्रैक्टिस करने वाला, आईएफआरएस पे प्रैक्टिस करने वाला, इंड एस पे प्रैक्टिस करने वाला कोई सीए नहीं मिलता। अब मैं धीरे धीरे जब बताऊंगा कि आज मैंने बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो थोड़ा समझ में आया आपको कि हाँ ऐसा एएस होता है। आप पढ़ोगे हायर लेवल पे जाके, इंटरमीडिएट जाके एएस ही पढ़ना है हमें, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। 32 में से अप्रोक्सीमेटली 32 में से 29 नोटिफाइड है और 29 में से अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूं 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ लोगे सीए इंटरमीडिएट में। कब पढ़ लोगे आप? सीए इंटरमीडिएट में पढ़ लोगे। और जब आप फाइनल लेवल पे जाओगे ना, सर वी डोंट हैव अ सब्जेक्ट लाइक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इफ यू स्टडी इंड एएस ओनली, व्हाट डज इट डू इफ समवन सेटल्स अब्रॉड। हम डिस्कस करेंगे बेटा, वी विल डिस्कस डेफिनेटली, हम डिस्कस करते हैं बेटा इस बात पे। प्राणो ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
प्रणव है ना, हमारी कंट्री में इंडेस हैं, वो इंडेस ही IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आई विल डिस्कस इन डिटेल। वेरी गुड क्वेश्चन, शर्मिली ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। Why don't we have a subject like international accounting standards? है बेटा, फाउंडेशन में नहीं है, फाइनल में है। If we study Ind AS only, Ind AS ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो प्रणव, हम इस बात पे एक सेशन अलग से लेंगे और वो सेशन में डिस्कशन करेंगे बेटा। मैंने है ना, मेरा एक खास फ्रेंड CA भी है, CS भी है, वन ऑफ माय, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग साथ में, जब मुंबई में, मैं आई ग्रो अप इन मुंबई, तो जब मैं मुंबई में ग्रो अप हुआ था तो हम साथ में पले बड़े थे। तो उस टाइम पे वो CA 1990s की बात कर रहा हूँ, 1994 की बात कर रहा हूँ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। आज वो बहुत बड़ी उस क्रेडिट स्विस करके एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, वहां का वो फाइनेंस डायरेक्टर था, पूरा एशिया मैनेज करता था। अभी वो कुछ यूएसबी बैंक में फाइनेंस डायरेक्टर है। पता है आपको, क्रेडिट स्विस जो कंपनी है ना, वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही हायर करती है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा किसी को हायर नहीं करती है। ही हायर्स ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब मतलब मेरे फ्रेंड का नाम प्रवीण त्यागी है। जब वो इंटरव्यूज होते थे ना, जब होते थे तो इंटरव्यूज में फाइनल इंटरव्यू उसके पास आता था। मतलब सारे राउंड क्लियर करने के बाद फाइनल कैंडिडेट को अब सिलेक्ट करना है तो फाइनल इंटरव्यू लेता था। और स्टार्टिंग पैकेज देते हैं क्रेडिट स्विस वाले 10 लाख 12 लाख पर एनम स्टार्टिंग पैकेज रहता है आपका। और वहां पे मान के चलो कि ओपनिंग्स हैं 50 ओपनिंग्स हैं, 50 कैंडिडेट्स के लिए ओपनिंग्स हैं और अप्लाई करने वाले रहते थे 900 जन, 1000 जन। और अरोरा टावर है ना पुणे कैंप में, अरोरा टावर है करके एक होटल है, वहां पे उसके इंटरव्यूज कंडक्ट होते थे। तो वो मुझे लिटरली कहता था कि आशीष, नाउअडेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं आते, डोंकीज आर कमिंग। क्या आते हैं? उसने ये वर्ड यूज किया, ये सेंटेंस यूज किया था, नाउअडेज डोंकीज आर कमिंग, कि CA नहीं आते, डोंकीज आते। अब ये सेंटेंस बोलने के पीछे उसका बहुत बड़ा ये था कि लोग आजकल है ना रट्टा मार के रट्टाबाजी करके पढ़ाई करना कौन सी बड़ी बात है ना। CA बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये मत समझना कि CA बनना बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है बेटा, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है। और प्रोफेशनल एग्जाम्स में डिसाइडेड होता है कि बुक के बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये बुक के अंदर जितना बुक में लिखा है ना उसी के अंदर से सब कुछ आने वाला है। तो इसको कोई टफ एग्जाम्स नहीं बोलते बेटा। हमारी कंट्री में माना जाता है CA इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। ठीक है, CA फाइनल में थोड़ा बहुत है, वो भी कुछ खास ज्यादा नहीं है। अगर जो मेहनत करता है वो पास हो जाता है, रट्टा मार के भी पास हो सकते हैं। तो बस बात वही है, मैंने पहले ही एक सेंटेंस कहा था, आप क्या CA बनना प्रेफर करोगे? मतलब मैंने कहा अच्छे डॉक्टर भी है, बेकार डॉक्टर भी हैं, तो अच्छे CA भी है, बेकार CA भी है। तो स्मार्ट CA अगर बनना है तो नॉलेज ऑफ हंगर होना बहुत जरूरी है, कि आपको ऐसा होना चाहिए कि नहीं भाई हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है बेटा? नॉलेज के लिए पढ़ना है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर बेटा। तो मुझे लग रहा है कि आज के सेशन से आपको फाउंडेशन में तो कोई हेल्प नहीं होगी, लेकिन आपके थॉट को एक डायरेक्शन जरूर मिलेगा। मैं पवन सर से बात करूंगा, बेटा ये सेशन मैं सिर्फ आपके लिए ही कंडक्ट करूंगा, ये सेशन में बाहर वाले स्टूडेंट के लिए कंडक्ट नहीं करूंगा, ये मैं जूम पे ही कंडक्ट करूंगा और मैं कहीं पे कंडक्ट नहीं करूंगा। करेक्ट है? तो बेटा जब हम आपके लिए सेशंस कंडक्ट करेंगे, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स मुझे यूट्यूब पे लेने पड़े, लेकिन मेरा और आपका जो बाकी का जो डिस्कशंस हैं वो पूरा जूम पे ही होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस इज आवर स्टूडेंट्स। करेक्ट? तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अपने स्टूडेंट में से मुझे ये बार ऑल इंडिया हाईएस्ट चाहिए, ऑल इंडिया हाईएस्ट चाहिए। मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन स्कोर करने के लिए यू गॉट टू बी स्मार्ट इनफ, यू गॉट टू बी वेरी स्मार्ट। बुलिश वर्क नहीं करना है, डोंकी वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर अब एनपीसी को रिवाइज करना है तो क्या एनपीसी के हर एक क्वेश्चन को क्या वापस सॉल्व करोगे? नहीं। आपकी स्मार्टनेस से ऐसे 5 क्वेश्चंस निकाल के रखो, यू डेवलप योर ओन स्मार्टनेस, कि ऐसे 5 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाते हैं, अलग अलग वैरायटीज के 4 या 5 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं। तो जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम वो 4 या 5 क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेंगे और बाकी का एक समरी बनाओ।
यू प्रिपेयर योर ओन समरी कि सर ने स्टार्टिंग कहां से किया था, एंड कैसे किया था, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर ने क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें समझा दिए थे, स्टार्टिंग से एंड तक सर ने हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने बताए थे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स की एक समरी, अपनी समरी बनाओ खुद की। यू कैन कॉल इट एज मास्टर क्वेश्चंस, यस यू कैन कॉल इट एज मास्टर क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। लेकिन इस लेवल पे आके सब में वर्किंग नोट्स क्लियर, हाँ वेरेवर रिक्वायर्ड सब में वर्किंग नोट्स तो होनी चाहिए बेटा, वेरेवर रिक्वायर्ड, जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे वर्किंग नोट आनी चाहिए बेटा, वहां पे वर्किंग नोट आनी चाहिए। एंड फॉर श्योर जितना जितना आपके करिकुलम के लिए रिक्वायरमेंट है वो तो मैं थ्रू आउट दी करिकुलम आपको गाइड करते हुए चलूंगा ही चलूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है, स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है, डोंकी वर्क नहीं करोगे। जो भी सिलेबस हो जाता है वो भूलना नहीं चाहिए, मतलब वीक में एक दिन तो आपका आना ही चाहिए जिसपे आप एक हफ्ते में जो भी पढ़ा हुआ है, चाहे लॉ में पढ़ते हो, चाहे इको में पढ़ते हो, चाहे मैथ्स में पढ़ते हो, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप बातों को उस तरह से, मैं मैथ्स को लेके बिल्कुल मैथ्स को इग्नोर मत करना दोस्तों। मैं अभी मैथ्स को लेके मैं पर्सनली ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैथ्स में तो एमसीक्यूज है ना बेटा, तो मैथ्स के अगर एमसीक्यूज हैं तो मैं पर्सनली ध्यान रखूंगा कि आप एमसीक्यूज बराबर से सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उसके रिजल्ट्स आपके, मतलब मैं विनीत सर को कहूंगा कि ट्रैक करें, और उसमें यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा उसमें, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 100 आउट ऑफ 100 लेकिन वो आपको टारगेट लेना पड़ेगा ना, एक फैकल्टी टारगेट ले तो नहीं चलता है ना बेटा, फैकल्टी के टारगेट से कुछ नहीं होने वाला, यू गॉट टू टेक द टारगेट, कि आप टारगेट लोगे, आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप है ना कि जेन्युइनली घर पे मेहनत करोगे और जेन्युइनली हार्डवर्क करोगे आप बेटा उसको, ठीक है, और हार्डवर्क करोगे और पीछे जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं हर सब्जेक्ट्स को वीक में एक दिन तो आपको रखना ही है कि वंस इन अ वीक कि मैं वो सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करूंगा, जितना भी सिलेबस आपका लेक्चर के टाइम पे कवर होता है, जो भी है, लॉ है, इको है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, उसका पूरे दिन में एक बार रिवाइज होना ही चाहिए, और वो जो भी रिवीजन हो स्मार्टली होना चाहिए, बुलिश नहीं करोगे। अकाउंट्स के क्वेश्चंस को एक बार तो हम क्लासरूम में सॉल्व करते ही हैं, सेकंड टाइम वही क्वेश्चंस को रिपीट करना है, तो 2 बार तो सॉल्व हो गए। थंब रूल है, जो क्वेश्चंस क्लासरूम में होंगे, लेक्चर्स में होंगे, वो तो एक बार तो क्लासरूम में सॉल्व होंगे ही होंगे, और सेकंड टाइम वापस सॉल्व करना ही है, मतलब 2 बार तो थोरो प्रैक्टिस हो गई। लेकिन थर्ड टाइम जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको आपकी स्मार्टनेस से वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है, क्या करना है, वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, और जब नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो, इस बार के टेस्ट में 40 आउट ऑफ 40 आने ही चाहिए, दैट शुड बी द टारगेट, ठीक है। तो थर्सडे को आपकी अकाउंट्स की टेस्ट होगी, बाकी 2 टेस्ट का मैं प्लानिंग आपको दे दूंगा, जिस तरह से हम प्लानिंग पहले देते थे वैसी प्लानिंग मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कौन नेक्स्ट वीक में टेस्ट आने वाली है, ठीक है गाइस। अब मुझे लग रहा है मेरा है ना 7:15 को दूसरा एक लेक्चर है, तो मुझे लग रहा है कि आज का मैं पढ़ा तो नहीं पाया, लेकिन क्या लग रहा है सर मैं 40 ज्यादा लगा, अच्छा मैं 40 से 40 से ज्यादा लाऊंगा, सार्थक वाओ वेरी गुड स्मार्ट आंसर, बोल रहे मैं 40 मार्क्स से ज्यादा लाऊंगा, ठीक है गाइस। अब आज तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा बेटा, क्योंकि मेरा 7:15 को दूसरा लेक्चर है। हाँ, एवरी सैटरडे हम कोई ना कोई टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो आपकी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करेगा और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा उस बातों को लेके, कि जिससे ये सारी बातें ना मैं फेस टू फेस बैच में करता था, और मुझे बहुत फील होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ बातचीत, कि जब मैं फेस टू फेस बैच में सारी बातें करता हूँ तो क्या होता है ना, मैं बच्चों की बॉडी लैंग्वेज समझ पाता हूँ, आपको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ। अब बेटा मुझे बताओ, अगर मान के चलो सब नॉर्मल हो जाए तो क्या आप लोग क्लासरूम में आओगे क्या? आपके पेरेंट्स आपको अलाउड करेंगे क्या? अगर सारी बातें नॉर्मल हो जाए तो क्या आपके पेरेंट्स आपको क्लासरूम में अलाउड करेंगे क्या, क्लासरूम में आना? अनुष्का बोल रहे हैं हाँ सर, प्रेरणा बोल रहे हैं हाँ सर, आयुष बोल रहे हैं हाँ, ओके ओके ठीक है गाइस, पढ़ाई करते रहोगे, दिल से पढ़ाई करोगे बेटा, तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। सर करंट सिचुएशन को देखते तो नहीं बोलेंगे पेरेंट्स,
हाँ, सबकी अपनी अपनी करेक्ट है, राइट। मतलब ये जस्ट एक बार मैं आपसे ओपिनियन मांग रहा था कि पेरेंट्स के, आपके पेरेंट्स को पूछ के देखना, एक बार आपके पेरेंट्स को पूछ के देखना, मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा आपसे वापस कि आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, कि आपके पेरेंट्स आपको अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे।